दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। दोस्तों मैं ब्रिजलाल कील का आपका फिर से स्वागत करता हूं गुरुजी है ना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे नदियां और नदियों के अंतर्गत हमने अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी की बात कर ली थी लुनी, और जो बाकी नदी है माही, साबरमती, पश्चिम बनास, उनके बारे में आज बात करेंगे। और मेरा जो 2 नंबर का वीडियो पार्ट आया था नदियों का, वो अंतः प्रवाही नदियों के बारे में था। तो 3 वीडियो अब तक, ये तीसरा पार्ट है नदियों का। तो आप अगर आपने ये पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप वो देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं शुरुआती दौर में। जो पहली नदी की बात करेंगे वो अपन बात करेंगे माही नदी की बारे में। चलो माही की जो सहायक नदियां हैं वो जाखम नदी है और सोम है, और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसको आप सारे जानते हो, बेणेश्वर धाम बोलते हैं, और ये डूंगरपुर में स्थित है। चलिए इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे 1 बाय 1। पहले अपन माही नदी की बात करेंगे, और माही नदी का कहाँ से उद्गम होता है, कौन कौन से ये उपनाम से जानी जाती है। तो पहले बात कर लेते हैं माही नदी के बारे में। इसका जो उपनाम है इसको बोलते हैं आदिवासियों की गंगा। एक तो इसको बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एक बोलते हैं इसको वागड़, वागड़ की गंगा, ठीक है। और इसको एक नाम उपनाम है कांठल की गंगा। इसको वागड़ की गंगा इसलिए बोलते हैं कि यहाँ का जो पहाड़ी भूभाग होने के कारण इसको वागड़ कहा जाता है, और इसलिए इसको वागड़ की गंगा बोलते हैं। इसलिए इसका एक नाम और है, ये क्योंकि ये दक्षिण राजस्थान की है नदी है, इसलिए इसको दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। चलिए ये बात हो गई राजस्थान की जो माही नदी है उसके उपनाम हो गए। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके सीधे उद्गम की बात करेंगे। इसका उद्गम होता है वो होता है एमपी यानी मध्य प्रदेश से। इधर आपको पता चल रहा है यहाँ से एमपी, यहाँ पर एमपी पड़ता है। जब मैंने आपको जिले पढ़ाए थे उस टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के एक जिला है वहाँ पर धार जिला, और धार जिले के अंतर्गत एक सरदारपुरा है। सरदारपुरा वहाँ पर है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, एमपी में विंध्याचल की पहाड़ियाँ, और विंध्याचल की पहाड़ियों से एक झील है वहाँ पर मेहद झील, वहाँ से ये नदी इसका उद्गम होता है। तो इसका उद्गम होता है एमपी के धार जिला और सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से, मेहद झील के पास से। तो ये मैंने इसके उद्गम की बात कर ली। उसके बाद में बात करते हैं इसके राजस्थान में प्रवेश की। तो राजस्थान में यहाँ पर ये प्रवेश करती है, और ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा। ये राजस्थान के अंतर्गत मैं आपको जिले बता देता हूँ एक बार फिर। ये बांसवाड़ा पड़ता है, यहाँ पर ये डूंगरपुर जिला पड़ता है, और यहाँ पर ये उदयपुर जिला पड़ता है, उदयपुर, और ये यहाँ पर पड़ता है प्रतापगढ़। तो ये जिले आप ध्यान रखना। ये नदी इन चार जिलों से ही यहाँ गुजर बसर होकर प्रवाहित होगी और गुजरात की ओर लौट जाएगी। चलिए राजस्थान के अंदर इसके प्रवेश की बात कर रहे थे। राजस्थान के अंदर इसका प्रवेश होता है बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से। बांसवाड़ा जिला है यहाँ पर, और बांसवाड़ा जिले के कौन से गांव से होती है, खांदू गांव से इसका प्रवेश होता है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं इसके राजस्थान के अंदर लंबाई, और इसकी टोटल लंबाई की बात कर लेते हैं। तो ये माही नदी है, यहाँ से ये बांसवाड़ा से ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई वापस गुजरात के जो अरब सागर कच्छ के खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है माही नदी की वो तो है 576 किलोमीटर, टोटल की बात कर रहा हूँ। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। तो राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर हो गई, टोटल हो गई 576 किलोमीटर। इसके अलावा इसके प्रवाह की बात करेंगे। इसका प्रवाह कहाँ पर होता है, पहले एमपी में बहती है, एमपी के बाद में ये राजस्थान में आ जाती है, राजस्थान के बाद में ये गुजरात में चली जाती है। तो ये 3 राज्यों से होकर ये नदी बहती है। चलिए उसके बाद में इसकी कुछ परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। इस नदी के ऊपर कुछ परियोजनाएं हैं। तो बांसवाड़ा जिले में एक गांव है बोरखेड़ा गांव। कौन सा गांव है, बोरखेड़ा गांव है। और बोरखेड़ा गांव पर जो माही नदी पर राजस्थान व गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माही बजाज सागर परियोजना। तो ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में ये परियोजना है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ इसके जो दूसरी एक इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि गुजरात सरकार ने माही नदी पर एक कौन सा बांध बना रखा है। गुजरात सरकार ने माही नदी पर एक कड़ाना बांध बना रखा है।
कड़ाना बांध। तो दोनों बांधों की मैं बात कर रहा हूँ साथ में। तो ये माई बजाज सागर परियोजना मैंने ये बात कर ली। उसके बाद में कड़ाना बांध गुजरात सरकार ने बना रखा है। ये कहाँ पर बना रखा है? गुजरात के मई सागर जिला है वहाँ पर। जब ये माई नदी गुजरात में जब मई सागर जिले के अंदर ये नदी प्रवेश करती है वहाँ पर इसने बनाया हुआ है, और उसके बाद में ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके लिए ये मैंने आपको बता दिया, गुजरात में इसके ऊपर कड़ाना बांध बना हुआ है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इस नदी की कुछ विशेषताओं की और बात करेंगे। प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर बहने के बाद में अंत में गुजरात की वो जो खाड़ी में जाकर गिर जाती है, मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ से देखिए, अब दोबारा से देख लीजिए, ये यहाँ से एमपी से और बांसवाड़ा की यहाँ से खांदू गांव से प्रवेश करती हुई ये बांसवाड़ा में बहती हुई ये थोड़ा सा प्रतापगढ़ को टच करती हुई डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा दोनों की सीमा को बनाती हुई यहाँ पर गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी की जो आउटलाइन थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद में ये खंबात, और इसके बारे में जो बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नदी के बारे में वो जान लीजिए आप। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और उसके अलावा ये नदी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा निर्धारण करती है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। उसके अलावा इस नदी राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को अपन कहते हैं 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो ये 56 का मैदान क्या है इसको आप जान लीजिए। 56 का मैदान इसलिए कहते हैं कि प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का जो समूह है उसे इसके कारण इसको 56 का मैदान कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? 56 का मैदान। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का एक समूह है, उसके कारण इसको 56 का मैदान कहते हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे। तो इसकी सहायक नदियों में है, एक तो है सोम और दूसरी है जाखम। उनकी बात तो मैं आज बात करूंगा। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन नदियों का आप नाम जान लीजिए। चाप है, मोरेन है और भादर है, इस प्रकार की नदियां हैं। तो सोम और जाखम की बात अब स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में मैं बात करूंगा, जो अंत में मैं बात करूंगा जब यहाँ पर तीनों का संगम करवाऊंगा उस टाइम आपको उसके बाद में बताऊंगा बेणेश्वर धाम के बारे में। तो चलिए एक 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले जाखम नदी से स्टार्ट करते हैं। जाखम नदी ये यहाँ पर है और यहाँ पर ये प्रतापगढ़ जिला है। तो ये इसका जाखम नदी के बारे में बात करेंगे। जाखम नदी के उद्गम की बात करेंगे। तो उसका उद्गम होता है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, ठीक है। और छोटी सादड़ी यहाँ पर सीतामाता अभयारण्य भी यहाँ पर आसपास ही पड़ता है। तो वहाँ से इसका सीतामाता अभयारण्य के आसपास से यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ये जिला कौन सा है? जिला है प्रतापगढ़, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ के बाद में ये नदी देखिए आप, यहाँ से प्रतापगढ़ के बाद में थोड़ी सी यहाँ पर उदयपुर में प्रवेश करती है और उदयपुर में प्रवेश करके और सोम में मिलती है। और सोम में मिलने के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी दूर में यहाँ पर मिलती है और उसके बाद में यहाँ पर ये माई नदी के अंदर मिल जाती है। तो उसके बाद में प्रतापगढ़ के बाद में ये कहाँ पर आई? प्रतापगढ़ के बाद में उदयपुर में प्रवेश किया। उदयपुर में थोड़ा सा प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर डूंगरपुर में बहती हुई जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम भी इसको बोलते हैं, और बेणेश्वर डूंगरपुर के पास माई नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से ये प्रतापगढ़ से निकली और उदयपुर यहाँ पर बहती हुई डूंगरपुर और यहाँ पर बहती हुई बेणेश्वर जो कि डूंगरपुर में पड़ता है वहाँ पर ये माई नदी में मिल जाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सोम नदी की बात करूंगा मैं। ये यहाँ से सोम नदी आप देख रहे हो, ये उदयपुर जिला पड़ रहा है। यहाँ पर उदयपुर जिला, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम होता है वो होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ से। उदयपुर के अंदर एक है बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, वहां से इसका उद्गम होता है साहब। सोम नदी का उद्गम मैंने करवा दिया। और यहाँ पर एक तहसील पड़ती है बिछामेड़ा की पहाड़ियों में, वहां पर है खेरवाड़ा तहसील है उदयपुर में। तो ये ये प्रवाह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उदयपुर में उद्गम हुआ। उसके बाद में उदयपुर से ये कहाँ पर आ गई? सीधी डूंगरपुर में आ गई। डूंगरपुर में बहकर तो उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है, और डूंगरपुर में बहकर डूंगरपुर उदयपुर की जो सीमा बनाती है और सीमा बनाकर यहाँ पर माई नदी में मिल जाती है। तो इन दोनों की बात होगी। तो अपन बेसिकली बात होगी कि माई नदी की सहायक नदियों की जाखम और यह होगी। तो अपने को बेसिक याद रखना है कि जाखम नदी प्रतापगढ़ से उद्गम होता है और सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर से। बस इतना याद रखना है। उसके बाद में जो यहाँ पर धाम में मिलती है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली बात है। चलिए उसके बाद में बात करेंगे बेणेश्वर धाम की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, एग्जाम में आता है अक्सर। तो बेणेश्वर धाम के बारे में बात करेंगे। इसके जो बनने वाले संभावित क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। एक तो बेणेश्वर धाम है वो पड़ता है साहब डूंगरपुर में, ठीक है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना।
और इसी स्थान पर माही नदी में सोम और जखम नदियां आकर मिलती है, तो इसके संगम को क्या कहते हैं? ये संगम है त्रिवेणी संगम। राजस्थान के अंदर और भी नदियां संगम बनाती है, उनके बारे में आगे जब बात करूंगा तो मैं बताऊंगा। तो ये राजस्थान का ये त्रिवेणी संगम है यहाँ पर, यानी त्रिवेणी संगम इसलिए बोला इसको कि सोम, माही और जखम 3 नदियों का यहाँ पर संगम है। तो चलिए उसके बाद में यहाँ पर एक आदिवासियों का मेला पड़ता है माघ पूर्णिमा को, ठीक है, माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला पड़ता है और इसे बोलते हैं बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर यहाँ पर स्थान है और इसलिए इसको नाम दे दिया बेणेश्वर मेला। चलिए इसको, ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन ये यहाँ पर निकल कर सामने आता है कि इसको बोलते हैं साहब आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। चलिए ये माही नदी के बारे में जो संभावित क्वेश्चन थे, बनने वाले क्वेश्चन थे, उनकी मैंने बात कर ली। चलिए उसके बाद में जो दूसरी नदी लेंगे वो लेंगे अपन, ये यहाँ पर निकल के आती है सामने, वो है साबरमती। तो साबरमती नदी का भी उद्गम होता है, वो होता है उदयपुर से। ये नदी जो आपको यहाँ पर पीली पीली ये जो स्केच में दिख रही है, इस नदी का नाम है साबरमती। तो चलिए इस साबरमती नदी के उद्गम के बारे में बात करेंगे और इससे संभावित बनने वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो साबरमती नदी का स्टार्ट करेंगे, इसका उद्गम होता है साहब उदयपुर, ठीक है। उदयपुर से इसका उद्गम हो गया, उद्गम होता है इसका पदराड़ा गांव है, पदराड़ा के आसपास, और वहां पर एक तहसील है कोटड़ी तहसील, ठीक है। ये उद्गम की बात हो गई, लेकिन बेसिकली अपने को याद क्या रखना है? उदयपुर याद रखना है। उसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं, इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे। कुल लंबाई इसकी है 416 किलोमीटर और राजस्थान के अंतर्गत इसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। तो ये याद रखना, राजस्थान के अंदर ये बहुत कम बहती है लेकिन निकलती है राजस्थान के अंदर से। तो इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है परंतु महत्व गुजरात के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से ये राजस्थान से इसका उद्गम होता है लेकिन ये बहती बहती गुजरात, और गुजरात में यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन ये राजस्थान के अंदर तो बहुत ही कम बहती है और गुजरात में इसका महत्व ज़्यादा है, इसलिए इसको ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान में होता है लेकिन महत्व गुजरात के लिए ज़्यादा है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ से उदयपुर से निकल कर ये डायरेक्ट प्रवेश करती है, कहाँ पर? गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात के जो अहमदाबाद के बाद में ये गांधीनगर, तो गांधीनगर यहाँ से निकल के सामने आता है। गांधीनगर जो शहर है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा, चलिए ये यहाँ दिख रहा है। गांधीनगर जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको पता लग गया होगा। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। उसके बाद में ये गुजरात, अहमदाबाद और गांधीनगर, यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में बहते हुए यहाँ पर खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है, ठीक है। तो इस नदी के बारे में बस इतना ही था एग्जाम में। और इसके अलावा इसकी एक सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है लेकिन आप जान लीजिए, सेई नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम भी उदयपुर से होता है, सेई नदी का उद्गम भी उदयपुर से होता है। तो आपको कहीं न कहीं एग्जाम में आए तो बता देना, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा तो इतना बस साबरमती का एक क्वेश्चन आएगा। इसका उद्गम उदयपुर से होता है। उसके बाद में ये गुजरात के अहमदाबाद से गांधीनगर में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 416 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 45 किलोमीटर है। उसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। उसके बाद में मैं बात करूंगा जो राजस्थान में तीसरी नदी है जो अरब सागर की ओर बहने वाली, उस नदी की बात करेंगे, वो है पश्चिमी बनास। अब पश्चिमी बनास के बारे में जितने भी अपने को जो भी क्वेश्चन बनता है उद्गम से लेकर वो अपन जान लेते हैं। पश्चिमी बनास के बारे में, पश्चिमी बनास का उद्गम होता है ये यहाँ पर राजस्थान का ये जिला उदयपुर है। उदयपुर के जस्ट पास में ये है सिरोही, और सिरोही के ऊपर पड़ता है जालोर। मैंने आपको लूनी नदी पढ़ाई थी, तो जालोर से होती हुई लूनी नदी यहाँ पर गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त होती है। मैंने आपको लूनी नदी पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आपको डिटेल से बताया था। चलिए बात करते हैं पश्चिमी बनास की, और पश्चिमी बनास के उद्गम की बात करते हैं। उसका उद्गम होता है सिरोही जिला, ठीक है। तो आपको जिले का नाम, या आपको जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें जिले का नाम आपको याद होना चाहिए, सिरोही जिला। और इसका गांव का नाम है नया सोनवारा। कहीं नया सोनवाड़ा लिखा हुआ है, कहीं नया सोनवारा लिखा है, कहीं नवसनवाड़ा लिखा हुआ है। तो आपको ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं इसका जो प्रवाह की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट यहाँ से सिरोही से निकलकर यहाँ से गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में कच्छ के रण में यहाँ पर विलुप्त हो जाती है।
चलिए यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन जो सामने निकल कर आता है वो इसके प्रवाह की बात कर लेते हैं। सिरोही के बाद में डायरेक्ट कहाँ पर प्रवेश करती है, ये गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के कच्छ के रण में यहाँ पर आकर विलुप्त हो जाती है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नदी के किनारे डीसा शहर, या कई बुक्स में ये लिखा हुआ है डीसा, तो डीसा शहर यहाँ पर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बस यही थी इस एग्जाम में इस पश्चिमी बनास के बारे में विशेषताएं। उसके अलावा इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, सूकी, सूखली, सीपू, खारी और सेलन। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपनी अंतः प्रवाही और अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद में जो नदियां लेंगे वो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित करने वाली उन नदियों की बात करेंगे। वो उसमें भी अपने 2-3 वो बनास है, चंबल है, उसके बारे में 2-3 वीडियो और बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो आप इस जो नीचे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप डिसलाइक कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आया हो तो। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना, अपने आसपास सफाई जरूर रखिए दोस्तों। धन्यवाद। राम राम सा।